तो आज बच्चों हम लोग क्लास 12th का जो पी ब्लॉक है उसका ग्रुप नंबर 17 शुरू करने जा रहे हैं और ये 1 घंटे का लेक्चर होगा। 1 घंटे के अंदर ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा ग्रुप 17। ठीक है, ग्रुप 17 की पूरी पीपीटी हमने बना ली है। इसमें सारा टॉपिक लिखा हुआ है कैसे क्या करना है। जिस तरीके से हमने पी ब्लॉक पढ़ रखा है, पी ब्लॉक के अंदर जैसे कार्बन फैमिली पढ़ी थी, नाइट्रोजन पढ़ी थी, ऑक्सीजन पढ़ी थी, उसी तरीके से हाइड्रोजन पढ़ना था। क्या आपको मैं सीक्वेंस याद दिला दूं? सीक्वेंस याद दिला दूं कि किस तरीके से पढ़ा था। जैसे मैं आपको याद दिलाऊं सीक्वेंस नाइट्रोजन फैमिली की, नाइट्रोजन से बेसिकली बात करते हैं। तो सबसे पहले वो किस फॉर्म में पाया गया, जैसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन, पीबी जितने भी हैं वो किस फॉर्म में कहाँ कहाँ पाया जाता है, ऑकरेंस कहाँ कहाँ पे किस तरीके से, पहले ये बताया था। फिर उसके बाद में आपको क्या बताया था, जनरल ट्रेंड बताया था, याद है कि नहीं? जनरल ट्रेंड बताया था। जनरल ट्रेंड में मैंने क्या बताया था? जनरल ट्रेंड में कि अब उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, एटॉमिक साइज क्या होगा, एनएस एनर्जी क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक एंथैल्पी क्या होगा और डेंसिटी क्या होगा, ये बताया था दूसरी चीज। फिर तीसरा मैंने क्या बताया था? तीसरा मैंने उसकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी बताई थी। फिजिकल प्रॉपर्टी में मेनली उसका कलर कैसा होता है, वो किस नेचर का होता है। दूसरी चीज डेंसिटी, उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट, कौन सा सॉलिड होता है, कौन सा लिक्विड होता है, ये सब बताया था कि नहीं? सबकी फिजिकल प्रॉपर्टी ऐसे बताई थी। फिर उसके बाद में हमने केमिकल रिएक्टिविटी बताई थी। हमने केमिकल प्रॉपर्टी जब डिस्कस किया तो केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला फैक्टर जो डिस्कस किया था वो ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर डिपेंड किया था, याद है कि नहीं? फिर ऑक्सीडेशन के बाद उसके बाद में हम ये इसको किससे किससे रिएक्ट कराते थे। बेसिकली हमारे पास रिएक्ट कराने के लिए 2 ही 3 चीजें हैं, हाइड्रोजन से करा लो, ऑक्सीजन से करा लो, और हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और हेलोजन हो गया और नाइट्रोजन हो गया। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन, मेनली 3 से तो कराते कराते हैं। तो व्हेन रिएक्ट विद हाइड्रोजन, व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, व्हेन रिएक्ट विद हेलोजन, ये तो होता है कि नहीं? तो ये 3 चीज हमारे पास में हो गई। फिर उसके बाद में बेसिकली हम लोग जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसका कौन कौन सा कंपाउंड बन सकता है। तो जैसे नाइट्रोजन में बात किया था, तो नाइट्रोजन में हमारे पास नाइट्रिक एसिड बन गया था, अमोनिया बन गया था, और नाइट्रिक एसिड, अमोनिया, और क्या बन गया था बेटा हमारे पास में? डाइनाइट्रोजन। ये 3 चीज बना था कि नहीं? अच्छा, ऑक्सीजन वाले में तो O2 था ही था, O2 बना था, और ओजोन पढ़ लिया था हमने। ठीक, हमने सल्फर भी पढ़ लिया था, उसके अंदर डिस्कस कर लिया था कि नहीं? अगर मैं आज बात करूं कि आपके आज की बात करने जा रहा हूं हेलोजन फैमिली में, तो हेलोजन फैमिली में मेनली अब आज को क्या पढ़ना है आपको? सर इसका देखिए आप ये किस फॉर्म में पाया जाता है, फिर इसके बाद में जनरल ट्रेंड, जनरल ट्रेंड के बाद फिजिकल प्रॉपर्टी, फिर केमिकल प्रॉपर्टी, फिर सम कंपाउंड ऑफ फ्लोरीन। पाया नहीं जाता फ्लोरीन का कोई कंपाउंड है सच, है ना, वो खुद ही फ्लोराइड बन के घूमता है। तो फिर क्या होगा? तो हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे आज क्लोरीन के ऊपर। ठीक, तो हमारे पास बेसिकली आज देखा जाए तो मैं क्या पढ़ने वाला हूं बेटा, हमारे पास देखो सर हेलोजन फैमिली की अगर मैं बात करूं, हेलोजन फैमिली की, तो हेलोजन फैमिली के अंदर, हेलोजन फैमिली के अंदर जो है हेलोजन फैमिली के अंदर हमारे पास में कौन कौन से एलिमेंट दे रखे हैं? एक फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, और आयोडीन है, एसिटाइन है और टेस्मेनाइन है। ठीक है, तो ये पहली चीज तो फ्लोरीन कहाँ पाया जाता है? फाउंड इन CF2 मतलब फ्लोस्पार। और कहाँ पाया जाता है? Na3LF6 क्रायोलाइट में पाया जाता है। और कहाँ जाता है? फ्लोरेप्टाइट में पाया जाता है। कहाँ पे? फ्लोरेप्टाइट में। बात बराबर है कि नहीं बराबर है? ठीक, मतलब फ्लोरीन कहाँ पाया जाएगा? CF2। देखो ये सब सवाल पूछे गए नीट में एज इट इज आए हुए। CF2 मतलब फ्लोरस्पार, Na3LF6 मतलब क्रायोलाइट, और ये फ्लोरेप्टाइट मतलब 3Ca3PO42 और .CF2। बात बराबर है कि नहीं? अगर मैं बोलूं कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो बेसिकली ये हैलोजन होते हैं। हैलोजन को क्या बोलते हैं? हैलोजन जो सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं। हैलोजन क्या होता है बेटा? जो सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं। जैसे आप कोई भी सॉल्ट ले लीजिए, जैसे मान लीजिए NaCl ले लीजिए, KCl ले लीजिए, MgCl2 ले लीजिए, ये सब सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं। बराबर है कि नहीं? तो हैलोजन क्या होता है? सॉल्ट प्रोड्यूसर होते हैं। अगर मैं बोलूं कि आपके पास में एस्टाटाइन, तो एस्टाटाइन क्या होगा बेटा? रेडियो एक्टिव होता है। क्या होता है? रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, ये रेडियो एक्टिव होता है। और मैंने आपसे बोला है ना कि अभी जो ये लास्ट वाले एलिमेंट जो डिस्कवर हुए ये कैसे होते हैं? रेडियो एक्टिव होते हैं। लेकिन ये कैसे रेडियो एक्टिव होते हैं? ये सिंथेटिक रेडियो एक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं? सिंथेटिक। तो इसको टेस्मेनाइन को हम लोग क्या बोल सकते हैं? सिंथेटिक रेडियो एक्टिव होते हैं। अच्छा, एक चीज और बोलते हैं, जो ड्राइड सी वाटर होता है, ड्राइड सी वाटर मतलब जानते हो? ड्राइड सी वाटर मतलब, हाँ, समुद्र का पानी देखो कि नहीं? जा पानी, वहां पे जो वाटर होता है, ड्राइड सी वाटर जो होता है, उसके अंदर बेसिकली हमको NaCl बोलते हैं। नहीं, नमक खारा, समुद्र का पानी खारा होता है। कैसा होता है? खारा होता है। तो समुद्र का पानी जो खारा होता है तो उसके अंदर पाया क्या जाता है बेटा? हमारे पास में सर बेसिकली NaCl पाया जाता है और KCl.MgCl2.6H2। देखो जब मैं आप लोग को जब पी ब्लॉक या उसके पीरियोडिक टेबल या केमिकल बॉन्डिंग या इनऑर्गेनिक के जब लेक्चर आपको पढ़ाया हूं, तो बहुत सारी बातें मैं एज इट इज वहां लिखा दिया हूं, आपको एज इट इज लिखा दिया हूं। लेकिन अब तुमको अच्छा लगेगा, ये सब बातें कहीं ना कहीं एनसीईआरटी में किसी न किसी तरीके से लिख रखा है। देखो ये क्या है, एनसीईआरटी में इस तरीके से लिख रखा है कि KCl MgCl2.6H2O को क्या बोलते हैं? कर्नलाइट बोलते हैं कि नहीं बोलते? लिख रखा है एनसीईआरटी में कि नहीं लिख रखा है? बराबर है कि नहीं? तो अब ये क्या है? ड्राइड सी वाटर कंटेंट क्या? NaCl, KCl, MgCl2.6H2O। इतनी बात बराबर है कि नहीं? अब उसके बाद में हम आ जाते हैं हमारे पास में इसकी जनरल ट्रेंड। सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? सर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सर ऐसे लिखेंगे, हीलियम, ये हीलियम और 2s2 और क्या होगा सर 2p5। क्या बात सही है कि नहीं? हीलियम 2s2 और 2p5, बात बराबर है। अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो हीलियम के बाद ये क्या आएगा? नियॉन, ये क्या आ गया? नियॉन, और यहाँ पे अर्गन, और ये क्या आएगा बेटा? क्रिप्टॉन, और ये क्या आएगा? जिनॉन, और ये
रेडॉन। बराबर है कि नहीं बराबर है? ऐसे तो लिखेंगे कि नहीं। अब जहां पे जो जरूरत हो सर, यहाँ पे 3s2, यहाँ पे क्या 3s2 और 3p5, 3s2 और 3p5, यहाँ पे 4s2 और ये क्या होगा 4p5। बराबर है। अच्छा 4s2 4 5 के बीच में 3d भी आ जाएगा क्या? 3d भी आ जाएगा क्या? हाँ सर 3d भी आ जाएगा। तो 3d क्या 10 और क्या आ जाएगा 3d 10 और 4p5। बराबर है। और यहाँ पे 5s2 और यहाँ पे 4d 10 और यहाँ पे क्या आएगा 5p5, 5p5। यहाँ पे 6s2 और 6s2 और यहाँ पे क्या आएगा बेटा 6s2 जब आएगा तो यहाँ पे क्या 4f14 भी आएगा। यस सर 4f14 भी आएगा और क्या आएगा बेटा 4f14 और 5d10 क्या आएगा 5d10 और क्या आ जाएगा 6p5। बराबर है। यहाँ पे 7s2 की जब बात करेंगे तो 7s2 और यहाँ पे क्या आएगा बेटा 5f14 और 6d10 और यहाँ पे क्या आएगा 7p क्या 5। यही होगा कि नहीं होगा? क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही होगा? यस सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही होगा। अगर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो आप बताओ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइन, टेस्मेनाइन सबका जो है हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता हो गया कि नहीं हो गया? अब सर हमारे पास इसमें एटॉमिक साइज इसकी आयनिक साइज की बात करें, ठीक सर एटॉमिक साइज क्या कोई एक्सेप्शन है ना? नीचे आने पे एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो एटॉमिक भी बढ़ेगा तो आयनिक भी बढ़ेगा। बराबर कि नहीं? तो सर एटॉमिक साइज और आयनिक साइज दोनों बढ़ेगा। बराबर इतनी बात की नहीं? कोई दिक्कत इसके अंदर? चलिए बहुत बढ़िया। सर इसकी बात करें आयनाइजेशन एनर्जी, सर नीचे आने पे साइज बढ़ता जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। तो क्या ऊपर वाले का आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है? तो सर फ्लोरीन का ज्यादा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। सर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, सर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की बात करें तो सर नीचे आने पे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बढ़ता था, सॉरी नीचे आने पे क्या होता था घटता था। क्या होता था? नीचे घटता था। बराबर है कि नहीं? बेटा फैन बंद कर दो, है ना, नीचे घटता था। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का नीचे आना चाहिए था। लेकिन मैंने कहा था ना कि ग्रुप थर्ड का कौन होता है? ये सॉरी थर्ड पीरियड के अंदर जो क्लोरीन होता है तो इसका क्या होता है, इसके अंदर साइज इसका बड़ा हो जाता है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन कम हो जाता है। या कह सकते हो फ्लोरीन का साइज छोटा होने की वजह से रिपल्सन कम हो जाता है तो फ्लोरीन का कम हो जाता है और क्लोरीन का बढ़ जाता है। जबकि होना किसका चाहिए था सबसे ज्यादा? पहले होना चाहिए था फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन होना चाहिए था। लेकिन क्लोरीन आगे आ जाएगा, फ्लोरीन थोड़ा पीछे चला जाएगा। ये तो होगा कि नहीं? इलेक्ट्रॉन सर नीचे आने पे घटती जाती है। सर हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है कि जब इस एटम को किसी वाटर के अंदर डालेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल जब इसके साथ अटैच होगा तो वो कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, कितनी एनर्जी रिलीज करेगा। तो विद द एडिशन ऑफ वाटर, विद द एडिशन ऑफ वाटर कोई मॉलिक्यूल कितनी एनर्जी रिलीज करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हाइड्रेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं उसको? हाइड्रेशन एनर्जी। तो क्या मैं हाइड्रेशन एनर्जी को बात बोल सकता हूं कि हाइड्रेशन एनर्जी जो जितना ज्यादा छोटा होता है उसके ऊपर उतना ज्यादा अटैच होता है? ज्यादा वाटर अटैच होगा कि नहीं होगा? जितना ज्यादा छोटा, क्योंकि लेयरिंग बना बना के अटैच हो जाता है, तो जो जितना ज्यादा छोटा उसके ऊपर हाइड्रेशन एनर्जी उतना ज्यादा। तो सबसे छोटा कौन? फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसका? फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। क्या ये सारी बातें एनसीईआरटी में लिख रखी है कि नहीं लिख रखी है? देखो जो लोग नोट्स बना रहे हैं अच्छी बात है, नोट्स नहीं भी बना रहे हैं तो आप इस लेक्चर को करने से बेहतर है, इस लेक्चर को करने पे आपके पास सबसे बढ़िया जो आप लोग कर रहे हैं बेसिकली, आप एनसीईआरटी खोल के बैठिए और पूरे लेक्चर को एज इट इज आप एनसीईआरटी में पढ़ लीजिए पूरा, और उसी में मजा आएगा आपको और बहुत मजा आएगा इसके अंदर। जो नोट्स बना रहे हैं वो नोट्स बना ले, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नोट्स बनाने में थोड़ा इजी हो जाता है क्योंकि भाई नोट तो आपको रखना ही पड़ेगा, साथ में नोट चीज रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक बार एनसीईआरटी पढ़ लोगे दोबारा फिर पढ़ना पड़ेगा, तो या तो फिर आपको लेक्चर देखना पड़ेगा और फिर या तो नोट्स पढ़ना पड़ेगा। तो लेक्चर आप एक बार देख लें बस, ठीक है। बार बार लेक्चर ही देख के थोड़ी सीखा जाता है, एक बार लेक्चर देख लें हो गया, एक बार सीखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट हमारे पास क्या बेटा? वाई क्लोरीन हैव मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियोडिक टेबल। बोला कि इलेक्ट्रॉन, ये क्लोरीन का एक क्वेश्चन है, ये इनटेक्स्ट क्वेश्चन है। बोला है कि क्लोरीन का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्यों होता है? ठीक, मैं रीजन आप लोग को, ये इनटेक्स्ट क्वेश्चन है कि नहीं है? इनटेक्स्ट क्वेश्चन मतलब दे रखा है इसका एग्जांपल नंबर कितना दे रखा है? ये 7.1415 है। अच्छा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी द रिस्पेक्टिव पीरियड 7.15 में, ये वाला क्वेश्चन 7.15 में दे रखा है। क्लोरीन वाला देखो, क्लोरीन वाले की बात कर रहे हैं। क्लोरीन का क्यों होगा सर? क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा क्यों होगा? एक तो इसका साइज छोटा है और ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या नोबल गैस जैसा बन सकता है कि नहीं बन सकता है? लेकिन फ्लोरीन भी तो बन सकता है, यस सर। लेकिन फ्लोरीन के पास में देखो, मैं तुमको एक समझा सकता हूं, तो थोड़ा सा एक आइडिया दे दूं क्या? वैसे मैं समझा रखा हूं पूरा, आप लोग को बहुत डिटेल में समझा रखा हूं। ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है और एक ये आयोडीन। समझो बात को, ऐसे समझना थोड़ा सा। ये क्यों क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ जाता है? सर ये एक इलेक्ट्रॉन ले करके F- बनाएगा कि नहीं बनाएगा? F- बनाएगा और ये क्या बनाएगा? Cl- बनाएगा। ये क्या बनाएगा? Br- बनाएगा और ये क्या बनाएगा? I- बनाएगा। यही तो होगा कि नहीं?
ये सब बनाएंगे, फ्लोरीन माइनस, क्लोरीन माइनस, ब्रोमीन माइनस और आयोडीन माइनस। डन इतना। सर एक बात बताइए कि अगर ये फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड बन रहा है, हम इतना पूछ रहे हैं आपसे, ठीक। सर यहां पे जब एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन आपने किया तो एनर्जी रिलीज करेगा, तो जो छोटा है वो ज्यादा रिलीज करेगा। तो मान लीजिए इसको कितना रिलीज करना चाहिए था, 20, और इसको कितना करना चाहिए था, 10 किलो जूल, है ना। या मान लो इसको हम ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा सा और बड़ी वैल्यू ले लेते हैं ताकि आसान हो जाए। हमारे पास ये 30 किलो जूल है, कितना है ये 30 किलो जूल है, और हमारे पास ये कितना है 20 किलो जूल है, और हमारे पास ये कितना है 15 किलो जूल है, और यहाँ पे कितना है 10 किलो जूल है, बराबर। इतना समझ पा रहे हो कि नहीं। यहाँ पे 30 निकलना चाहिए था और 20, तो क्या नीचे आने पे घटता है कि नहीं घटता है, घटता है कि नहीं घटता है। लेकिन होता क्या है, जब तुम एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर ऐड करते हो तो रिपल्सन होने की वजह से जो 30 निकलने वाला था, ये 30 ना निकल करके कितना निकल आता है, 18 निकलता है। कितना निकलता है, 18। तो क्या अगर जनरल ट्रेंड की बात करें तो नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी घटती है, लेकिन फ्लोरीन वाला घट क्यों गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिपल्सन की वजह से। इलेक्ट्रॉन रिपल्सन क्यों आया, क्योंकि उसके पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल थे नहीं तो इलेक्ट्रॉन देख करके अपने आप को स्टेबल कर लेते। तो 18 फिर 20, तो सबसे ज्यादा कौन होगा, क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। अब ऐसा नहीं कि इसके अंदर रिपल्सन नहीं होगा रिपल्सन इसके अंदर भी होगा, लेकिन ज्यादा होगा, रिपल्सन से खा जाएगा तो कितना खा जाएगा, 19, बस एक, क्योंकि ये अपने तो ऑर्बिटल को बढ़ा सकता है ना। इसमें भी होगा तो इसमें कितना 14, इसमें कितना होगा 9, ऐसे तो होगा कि नहीं। लेकिन होगा क्या, अगर फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन के अंदर रिपल्सन बहुत ज्यादा होता है, तो जो एनर्जी रिलीज होने वाली थी उससे बहुत कम हो जाएगी। बात बराबर है कि नहीं। तो ये होता है सिंपल। डन। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, नेक्स्ट आ जाओ। हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो है, देखिए फ्लोरीन और क्लोरीन क्या होता है बेटा, गैस फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है फ्लोरीन क्लोरीन, गैस फॉर्म में। फ्लोरीन क्लोरीन किस फॉर्म में, गैस फॉर्म में। फ्लोरीन का कलर कैसा होता है, येलो। फ्लोरीन का कलर कैसा, येलो। और क्लोरीन का कैसा है, ग्रीनिश येलो। क्लोरीन का कैसा, ग्रीनिश येलो। और ब्रोमीन का कैसा, लिक्विड फॉर्म में कैसा होता है, रेड होता है। ये गैस नहीं होता है, लिक्विड होता है। और आयोडीन कैसा होता है, सॉलिड। देखो एक क्वेश्चन पूछता है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल, कौन ऐसा नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड के फॉर्म में रहता है, तो ब्रोमीन। मेटल में कौन कौन सा है, गैलियम, सीजियम, मरकरी, ये सब मेटल है कि नहीं है, जो रूम टेम्परेचर पे भी ये लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। तो बताओ हाइड्रोजन, क्लोरीन और फ्लोरीन कौन से फॉर्म में रहता है, गैस। और ब्रोमीन किस फॉर्म में रहता है, लिक्विड। और आयोडीन किस फॉर्म में, बोलते नहीं ये आयोडीन है, आयोडीन का टिंचर लेके आते हैं तो उसमें जो है आयोडीन जो है सॉलिड फॉर्म में तो लेते हैं कि नहीं, तो वो किस कलर का होता है, वो वायलेट कलर का होता है। अब मेल्टिंग पॉइंट सर कोई एक्सेप्शन है क्या, नीचे आओगे तो बढ़ेगा क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है, तो मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है। क्या फिजिकल प्रॉपर्टी समझ में आई कि नहीं समझ में आई। सर यहाँ पे एक बात और, ऑल हैलोजन आर कलर्ड। ये सारे हैलोजन आपको दिख नहीं रहा कि कलर्ड है। हैलोजन कलर्ड क्यों है, क्योंकि ये हैलोजन कलर्ड इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। तो ऑल हैलोजन आर कलर्ड ड्यू टू एक्साइटेशन ऑफ आउटर टू हायर एनर्जी, मतलब आउटर इलेक्ट्रॉन का हायर एनर्जी में इसका एक्साइटेशन हो जाएगा। कहती बात बराबर है कि नहीं बराबर, ठीक। चौथी चीज इसकी डेंसिटी देख लेते हैं। किसकी डेंसिटी, सर डेंसिटी फ्लोरीन क्लोरीन नीचे आओगे वो मास बढ़ेगा तो क्या होगा बेटा, इसका डेंसिटी बढ़ जाएगा। और एक सवाल इसमें और बोलता है कि फ्लोरीन और क्लोरीन जो होता है ना वो वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है। फ्लोरीन और क्लोरीन जो होता है वाटर के साथ रिएक्ट करता है, और फ्लोरीन तो बहुत खतरनाक है। फ्लोरीन तो बहुत खतरनाक है। क्या फ्लोरीन दुनिया का सबसे अच्छा मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि नहीं, किसी भी एलिमेंट को ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो जैसे होता क्या है कि जैसे मान लीजिए हम घर में बैठे हैं, तो जैसे मान लीजिए किचन में हम खाना बना रहे हैं, तो जो किचन में खाना बनाने गया है तो वो किचन में सबके लिए खाना बनाएगा ना। अब वो किचन में खाना बनाया गया, वो बना के खुद ही खा ले, बाहर तक आने न दे, तो ऐसा खाना बनाने का क्या फायदा होगा भाई। हम शेफ को रखें अपने घर में खाना बनाने के लिए, खाना बनाने वाले को, वो खुदे बनाए खुदे खा ले, तो हमें कोई फायदा है क्या, नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए वाटर है, तो हम जब वाटर के अंदर कोई रिएक्शंस कराते हैं तो बेसिकली जब भी कोई रिएक्शंस कराते हैं तो ये कहते हैं कि वाटर एज अ मीडियम है, वाटर एज अ मीडियम है, इसके साथ में कोई रिएक्शंस करने आएगा या रिएक्शन कोई कराएगा। ऐसा नहीं कि वाटर से रिएक्ट कर जाएगा, लेकिन फ्लोरीन एक अकेला एलिमेंट ऐसा होता है कि वाटर के साथ ही रिएक्शन कर जाता है, वाटर को ऑक्सीडाइज कर देता है, वो मैं भी बताऊंगा। लेकिन बस इतना समझो, क्या फ्लोरीन और क्लोरीन वाटर के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं। और ब्रोमीन और आयोडीन जो होते हैं वो किसके साथ रिएक्ट करते हैं, वो बेटा नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल होते हैं। किसके अंदर, नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल होते हैं। किसके अंदर सॉल्युबल होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर। अगर मैं बात करूं ब्रोमीन और आयोडीन सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट में कौन सा, क्लोरोफॉर्म, CCl4 और कौन सा, CH2, यही तो होगा कि नहीं होगा। अब अगर मैं बोलूं एक सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक है इसका, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, कौन सा, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। सर जो जितना छोटा होगा उसको तोड़ने के लिए एनर्जी उतना ज्यादा देनी पड़ेगी कि नहीं, तो उसी को तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो सर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होनी चाहिए, फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन।
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फिर आयोडीन, यही होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। लेकिन होता क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होता है वो फ्लोरीन का कहां चला आता है, यहां पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन की वजह से इसकी बॉन्ड को तोड़ने में आसानी हो जाती है। तो सबसे ज्यादा कौन, क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फिर फ्लोरीन, फिर आयोडीन। क्या इतनी बात बराबर है कि नहीं बराबर है, पक्का इतनी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? फिजिकल प्रॉपर्टी में बात समझ में आ गई कि नहीं? अब आ जाते हैं हम लोग क्या, इसके केमिकल प्रॉपर्टी। अच्छा, इस पे क्वेश्चन है, लिखा ऑल्दो इलेक्ट्रॉन गेन एल्फे ऑफ फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव एज कंपेयर टू क्लोरीन, और फ्लोरीन इज ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बोला है कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्लोरीन की ज्यादा है, वो किसी से भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ले करके एनर्जी ज्यादा रिलीज करता है, जबकि फ्लोरीन कम एनर्जी रिलीज करता है, ये तो है। तब भी फ्लोरीन क्यों अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? तो आप याद करिए, पीरियोडिक टेबल में मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, हमने कहा था कि ऑक्सीडाइजिंग नेचर और रिड्यूसिंग नेचर डज नॉट डिपेंड अपॉन द ओनली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एनर्जी। याद है, हमने कहा था इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टी, इट डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तीन बात पे डिपेंड किया था कि नहीं। और मैंने आपको ये बता रखा था कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसका ज्यादा था, मैंने बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बता रखा था कि नहीं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और कौन सा था, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और क्या था बेटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और क्या बताया था, हाइड्रेशन एनर्जी, याद है। और हमने ये बोला था, हमने कहा था कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसका ज्यादा होता है, क्लोरीन का, और फिर फ्लोरीन का, क्लोरीन फिर ब्रोमीन, और फिर उसके बाद में फ्लोरीन, और फिर उसके बाद में आयोडीन, यही तो होता है कि नहीं होता है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका ज्यादा था, क्लोरीन का, और ये किसका था बेटा, फ्लोरीन का, और फिर उसके बाद में कौन सा था, Br2, और फिर उसके बाद में I2, याद है कि नहीं। हाइड्रोजन एनर्जी किसका ज्यादा था, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, और फिर उसके बाद में आयोडीन। हमने कहा था इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टी, डिपेंड अपॉन द तीन फैक्टर, बराबर। लेकिन हमने कहा था कि मोस्ट डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा है, हाइड्रेशन, जबकि हर जगह पे क्लोरीन ही ज्यादा है, दोनों जगह पे क्लोरीन ही ज्यादा है, लेकिन डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा होता है, हाइड्रेशन एनर्जी। कौन सा फैक्टर डोमिनेटिंग होता है, हाइड्रेशन। तो क्या हाइड्रेशन एनर्जी डिफाइन करता है कि ये कैसा होगा, हाइड्रेशन एनर्जी डिसाइड करेगा कि ये कैसा होगा। तो क्या जिसका हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा, क्या इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वही ज्यादा होगा कि नहीं। तो फ्लोरीन इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फ्लोरीन इज अ, बराबर है। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट कहां से कहां तक होता है। क्या किसी की औकात है फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन ले सके, लेकिन फ्लोरीन तो सबसे ले सकता है। तो फ्लोरीन का कितना हो गया, -1, बाकी क्लोरीन ब्रोमीन का सुन लो, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का सुन लो, -1 +1 +3 +5 +7, -1 +3 +5 +7 +7। इधर भी ऐसे होगा, नीचे आने पे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगा, हायर नहीं होगा। क्या बात बराबर है कि नहीं? क्या ऑक्सीडेशन से समझ में आ गया कि नहीं? फ्लोरीन का सिर्फ और सिर्फ -1, बाकी सबके -1 से लेकर के +7 तक। नेक्स्ट आ जाओ, रिएक्टिविटी की बात करो। रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है सर, ऑर्गेनिक में पढ़ते पढ़ते थके जा रहे हैं क्या, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ऑक्सीडाइजिंग नेचर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये तो होगा कि नहीं। तो अब उसके बाद में हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हैलाइड ऑफ हायर एटॉमिक नंबर, कह रहा है कि जो हाइड्रोजन होता है ना वो हायर वालों को अपने ऑक्सीडाइज करता है। हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हैलाइड ऑफ हायर एटॉमिक नंबर, जैसे फ्लोरीन है तो ये क्लोरीन और ब्रोमीन को ऑक्सीडाइज कर सकता है, क्लोरीन और ब्रोमीन से इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। जैसे मान लीजिए F2 ले लेता और Cl- लेता, तो Cl से इलेक्ट्रॉन ले लेता 2F- बना देता है, क्योंकि ऊपर वाले ज्यादा अच्छे ऑक्सीडाइजिंग नेचर है ना, तो नीचे वाले से इलेक्ट्रॉन खींच सकते हैं कि नहीं खींच सकते। फ्लोरीन क्लोरीन से खींच सकता है, क्या क्लोरीन फ्लोरीन से खींच सकता है, नो सर। क्लोरीन ब्रोमीन से खींच सकता है, यस। ब्रोमीन आयोडीन से खींच सकता है, यस। तो देखो क्लोरीन X के साथ में खींच सकता है किसका, ब्रोमीन आयोडीन के साथ। तो ऊपर वाला नीचे वाले से इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ऊपर वाला नीचे वाले से इलेक्ट्रॉन ले सकता है। क्या बात बराबर है? तो अ हाइड्रोजन कैन बी एक्सट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर हायर एटॉमिक नंबर, बता बात बराबर है कि नहीं। चलो बहुत बढ़िया, ये हो गया हमारे पास में। रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ वाटर, मैंने बोला ना कि फ्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है जो वाटर के अंदर वाटर के अंदर अगर वाटर एज अ मीडियम उसके साथ रिएक्शन कराने की कोशिश करोगे तो फ्लोरीन वाटर के साथ ही रिएक्ट कर जाता है, उसी को ऑक्सीडाइज कर देता है। क्या वाटर में H2O कौन सी स्टेट में, -2 में। वाटर कौन सी स्टेट में है, -2 में है कि नहीं। और यहां वाटर किस स्टेट में, 0। क्या ऑक्सीडाइज हो गया कि नहीं हो गया। तो क्या फ्लोरीन वाटर के साथ रिएक्ट करता है, यस सर करता है, लेकिन फ्लोरीन को ऑक्सीडाइज कर सकता है। क्या क्लोरीन वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, यस सर, क्लोरीन वाटर के साथ रिएक्शन करता है, लेकिन बेसिकली वो क्या बनता है, हाइपोहेलस अगर बनेगा तो HX और HOCl बनेगा। क्या बनेगा, HX और HOCl, मतलब ऑक्सीजन -2 में था, -2 में ही रहेगा, बराबर है कि नहीं। मतलब ये HX ले लिया ना मैंने, X2 ले लिया, हम चाहे तो इसको बेसिकली क्या ले सकते हैं, Cl2 ले सकते हैं, Br2 भी ले सकते हैं। तो Cl2 जब लेगा तो H2O के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, HCl, और क्या बनेगा, HOCl, ये तो बनेगा। जब HCl है तो इसको क्या बोलेंगे, मान लीजिए HCl है तो क्लोरिक एसिड।
क्या बोलेंगे इसको, या हाइपोक्लोरिक एसिड बोलेंगे इसको, या फिर यहाँ पे क्या बोलेगा, हाइपोहेलिक एसिड। बस बात बराबर है कि नहीं। सर I2 वाटर के साथ रिएक्शन करके, I2 वाटर के साथ रिएक्शन करेगा नहीं। मैंने बोला था ना बेसिकली फ्लोरीन और क्लोरीन करता है, ब्रोमीन आयोडीन नहीं करते हैं। आयोडीन क्यों नहीं करता है, जब इसको वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे तो वो I2 के फॉर्म में बैठा हुआ है कि नहीं बैठा हुआ है, I2 के फॉर्म में। तो ये क्या करता है कि अब यहां पे ये कोशिश करता है कि वाटर के साथ रिएक्शन करने के लिए, क्यों नहीं करता है, क्योंकि यहां से जब यहां इसको रिएक्शन कराओगे तो HI बनेगा। क्या बनेगा, HI। और आयोडीन हमेशा जीरो फॉर्म में रहना चाहता है, I माइनस फॉर्म में नहीं रहना चाहता है। वो तो I माइनस फॉर्म में होता है तो बेसिकली कोशिश करता है कि I2 में कन्वर्ट हो जाए। किस में कन्वर्ट हो जाए, तो क्या I2 से I माइनस बनना इसके लिए आसान है क्या, नहीं है। तो क्या ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं रह जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस हो, तो इसलिए रिएक्ट नहीं करता है। हाँ देखो HI है, ये -1 में है, -1 में जब O2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये क्या करेगा, 0 में जा सकता है, ये स्पॉन्टेनियस है। ये कैसा है, तो I माइनस I2 में रहना चाहता है, बाकी सारे हेलोजन माइनस में रहना चाहते हैं। जैसे फ्लोरीन F माइनस में रहना चाहेगा, क्लोरीन Cl माइनस में रहना चाहेगा क्योंकि नोबल गैस, ब्रोमीन Br माइनस में, लेकिन I2 बेसिकली Br और आयोडीन दोनों किस फॉर्म में रहना चाहते हैं, Br माइनस, उसमें Br2 और I2 के फॉर्म में, बराबर है, इसलिए वाटर के साथ रिएक्टर नहीं करते हैं। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, नेक्स्ट आ जाओ, एनोमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। सर एनोमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन की बात करें, सर क्या क्या इसका बिहेवियर है, सर इसकी बिहेवियर की बात करें, सर साइज छोटा है, हाईएस्ट EN है, हाई आयनाइजेशन एनर्जी, पूरे पीरियोडिक टेबल में होता भी तो है। अरे नॉवल गैस को छोड़ करके, नॉवल गैस करके छोड़ के देखो तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसका होगा, इसी का होगा कि नहीं होगा। सर एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, अच्छा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी बहुत ज्यादा होता है नहीं, बॉन्ड तोड़ना भी तो मुश्किल होता है, फ्लोरीन का इतना छोटा होता है। ठीक, अगर मैं देखो एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल की वजह से इसके बाद में कुछ ना कुछ अलग अलग प्रॉपर्टी आने लगती है कि नहीं आने लगती, इसका रिपल्सन ज्यादा हो जाता है, ये सारी होती कि नहीं होती चीजें, बात बराबर है। एनसीईआरटी देखते रहो तो ज्यादा मजा आएगा। ये देखो दीदी हमारी लेके आई है कार्बन वाली एनसीईआरटी, भूल गई थी अब तुम दीदी, बहुत, तुम तो लाई नहीं, तुम्हें दीदी कहाँ है इधर, बहुत दीदी दोनों लोग के पास है, भाई तुम्हारे पास है, पिंटू जी है, लाए नहीं, चांद साहब इस काम चला लोगे बेटा, ठीक है, देखे रहना, बाकी और चीजों में काम ना चला लेना, ठीक। इट फॉर्म ओनली, हाँ सुनो, मोस्टली फ्लोरीन गिव एक्सोथर्मिक रिएक्शन, फ्लोरीन जहां भी रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा, हीट रिलीज करेगा, डन। फ्लोरीन किसी के साथ भी रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा, हीट रिलीज करेगा, कोई दिक्कत, पास करना है एनसीईआरटी है, चल दे दो दीदी, दे दो, पास कर दो। तो मोस्टली फ्लोरीन गिव एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और दूसरी चीज, रिएक्शन ड्यू टू स्मॉल एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म, रिएक्शन ड्यू टू स्मॉल, इसकी जो रिएक्शंस होती है वो स्मॉल बॉन्ड में फॉर्म करता है क्योंकि छोटा होता है फ्लोरीन खुद भी। इट फॉर्म ओनली वन ऑक्सो एसिड, फ्लोरीन जो होता है खाली, जैसे हमारे पास क्लोरीन के कितने एसिड हो सकते हैं, ऑक्सो एसिड, ऑक्सो एसिड का मतलब क्या, एक हेलोजन, एक नॉन मेटल, सॉरी एक नॉन मेटल, एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन, नहीं तो 3 चीज चाहिए, क्या चीज चाहिए, 3 चीज, एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, एक नॉन मेटल। तो क्लोरीन कितने तरीके से बन सकता है, HOCl, HClO2, SClO3, SClO4 बनता है कि नहीं बनता है, लेकिन फ्लोरीन खाली HOF बनता है, बाकी और कुछ नहीं। क्यों, क्योंकि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ही नहीं है फ्लोरीन के पास में, -1 ही तो है। तो यहाँ पे देखो फ्लोरीन क्या करेगा, -1, और इधर क्या करेगा, -1, यही तो आएगा कि नहीं आएगा, किसमें, फ्लोरीन तो -1 ही रहेगा ना, बना तो लिया है, फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन कैसे कोई लेगा, अब निकालने को तो तुम निकाल सकते हो, ठीक है, निकालने को तुम निकाल सकते हो कि हाँ वहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट +1 निकल के आ रहा है, हाँ लेकिन होता वो -1 ही है, वो HOF की कंडीशन अलग होगी। और फ्लोरीन कैसे इलेक्ट्रॉन निकाल पाएगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट सुनो, अब आओ इसका हाइड्राइड का रिएक्शन, इसका रिएक्शन विद ड्यू टू हाइड्रोजन, ये HF बन सकता है, HCl बनेगा, HBr बनेगा और HI बनेगा, HF HCl HBr HI। सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाने वाला टॉपिक HF HCl HBr और HI, हाइड्राइड ही सबसे ज्यादा सवाल पूछता है हाइड्राइड पे, चाहे वो नाइट्रोजन का हो, चाहे ग्रुप 16 17 18 खास तौर पे, मतलब 15 16 17। HF कैसा होगा, लिक्विड ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है ना, HF तो हाइड्रोजन बॉन्ड करता है, और हाइड्रोजन बॉन्ड इसका कैसा होगा, जिग जैग, याद है कि नहीं, जिग जैग। अब मजे की बात बताऊं, जिग जैग पे सवाल था, हाइड्रोजन बॉन्ड के जिग जैग पे सवाल था, और 4 जिग जैग स्ट्रक्चर बना के दे दिया था, 4 जिग जैग स्ट्रक्चर बना के दे दिया था, बोला था विच वन ऑफ द फॉलोइंग शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब जिग जैग में कैसे पता चलेगा, आप तो जिग जैग बताए थे, जिग जैग में भी याद रखो फ्लोरीन मुंडी पे रहेगा, फ्लोरीन मुंडी पे रहेगा, फ्लोरीन मुंडी, फ्लोरीन हाइड्रोजन के साथ बनेगा, मुंडी पे रहेगा, बात बराबर है कि नहीं बराबर, पक्का। और ये कैसा है, जिग जैग। अच्छा ये क्या है, HCl HBr HI,
दीज आर आल्सो कॉल्ड हाइड्रोजन हैलाइड। मतलब हाइड्रोजन हैलाइड क्या है, मतलब हाइड्रोजन के ये Cl मतलब कोई भी हैलाइड है तो H उसमें है, मान लीजिए Br है तो Br माइनस में है तो ब्रोमाइड, क्लोरीन Cl माइनस में तो क्लोराइड, तो ये हाइड्रोजन हैलाइड ही तो है। जैसे HCl होगा तो क्या हाइड्रोजन क्लोराइड, HBr होगा तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड, HI होगा तो हाइड्रोजन आयोडाइड, ये तो है HF HCl HBr HI। अच्छा ये HF HCl HBr और HI जो होता है जब वाटर के साथ रिएक्शंस करते हैं, जब वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, व्हेन हाइड्रोजन हैलाइड आर डिसॉल्व इन H2 इट फॉर्म हाइड्रोहेलिक एसिड। हाइड्रोहेलिक एसिड का मतलब ये HCl HBr HI बनाते ही बनाते हैं भैया, वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे बना लेंगे रिएक्शन करके, ठीक है। चलो खैर ये हो गया हमारे पास में, ये हमारे पास में इसकी प्रॉपर्टी हो गई। अब HF HCl और HBr के बारे में सुनो। एसिडिक स्ट्रेंथ नीचे आने पे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता था कि नहीं, क्यों, क्योंकि H+ जल्दी से देता था, साइज बड़ा था तो जल्दी से देता था, तो क्या स्टेबिलिटी घट रही थी, स्टेबल तो HF होगा ना सबसे मजबूत, तभी तो हाइड्रोजन नहीं दे रहा था, तभी तो लेस एसिडिक था। तो जो थर्मली ज्यादा स्टेबल वो लेस एसिडिक, तो ये थर्मली ज्यादा स्टेबल है तो लेस एसिडिक है। देखो HF HCl HBr और HI और ये स्टेबल ज्यादा। अब मेल्टिंग पॉइंट नीचे आने पे बढ़ना चाहिए था, लेकिन क्या हाइड्रोजन के अंदर बैक बॉन्डिंग, हाइड्रोजन के अंदर क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा HF की नहीं। तो बॉइलिंग पॉइंट देखो सबसे पहले सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए था, HI फिर HBr फिर HCl फिर HBr सॉरी HI HBr HCl फिर HF होना चाहिए था, लेकिन HF क्या हो गया, आगे आ गया, कहां आ गया, आगे आ गया। रीजन बताओ, रीजन बताओ, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आगे आया है कि नहीं, कौन सी बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। अब अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आया है तो आप बताओ बेटा, आप तो समझदार हो, यहां पे भी तो HF को आगे आना चाहिए था, यहां पे भी तो मेल्टिंग पॉइंट में भी तो HF को आगे आना चाहिए था, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इफेक्ट करता है, ये दोनों बात याद रखना। मेल्टिंग पॉइंट पे इसको फर्स्ट पोजीशन पे पहुंचना चाहिए था, लेकिन कौन सी पोजीशन पे पहुंच गया, सेकंड पॉइंट, कौन से पोजीशन पे, सेकंड पॉइंट पे। और मैं आप बताऊं, जब नाइट्रोजन वाला हाइलाइट बता रहा था, नाइट्रोजन वाला हाइड्राइड, तो मैंने बोला था वहां पे बॉइलिंग पॉइंट में अमोनिया फर्स्ट पोजीशन पे पहुंचना चाहिए था, सेकंड पे पहुंच जाता है। बाकी वाटर के वाली केस में वाटर हमेशा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट दोनों फर्स्ट पोजीशन पे रहता है, बराबर है, मतलब समझ पाए कि नहीं, क्यों HF क्यों यहां सेकंड पे होना चाहिए था फर्स्ट पे। सर मेल्टिंग पॉइंट दो बातों पे डिपेंड करता है, मॉलिक्यूलर वेट के साथ साथ पैकिंग एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है, किस पे, पैकिंग एफिशिएंसी पे। तो क्या इसकी पैकिंग एफिशिएंसी जो जिग जैग है, तो क्या पैकिंग एफिशिएंसी अच्छी थोड़ी होगी, नहीं होगी अच्छी, बात बराबर। तो जितना होना चाहिए था उतना ना होकर के थोड़ा कम हो जाता है, तो इसलिए सेकंड पोजीशन पर, बराबर याद रहेगा क्या। इसको एक साथ अपने साथ कंबाइन करके लिखना कहीं पे और उठा के कॉपी चिपका लेना बाहर, ठीक है, तभी काम आएगा ये सब। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये पूछने वाला, ठीक। नेक्स्ट आ जाओ, लिखा रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन हो गया, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हो गया। अब किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। अब बेटा रिएक्शन विथ ऑक्सीजन सुनो, अब रिएक्शन विथ ऑक्सीजन की जब बात कर रहे हैं हम, तो रिएक्शन विथ ऑक्सीजन की आप बात करो जरा, कि रिएक्शन विथ ऑक्सीजन में ऑक्साइड बना रहे हैं। अब F2O2 जब रिएक्शन करेगा तो ऑक्सीजन की ही औकात, फ्लोरीन की तो इतनी औकात है नहीं कि किसी से इलेक्ट्रॉन निकाले, हाँ ऑक्सीजन की कितनी औकात तो है नहीं कि फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन निकाल ले, तो फ्लोरीन ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दे देगा, बराबर है। तो यहां जो फ्लोरीन है ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करेगा तो दो तरीके का कंपाउंड बनता है, एक बनता है OF2, क्या बनता है, तो OF2 जब बनेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना चला गया, +2, क्या चला गया, +2। जब यहां पे आया तो क्या हो गया, +1। तो मैंने बोला था ना ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 -1 0 +1 +2 दो केस हो सकता है, और दो केस में कब हो सकता है, +1 +2 कब हो सकता है। सर क्या यही दो केस हैं, यही दो केस हैं, OF2 और O2F2, ठीक। अब इसको पूछता है कि दिस इज द ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन, दिस इज ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन या फ्लोराइड ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन या फ्लोराइड ऑफ ऑक्सीजन, कैसे बता देते हो, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो होता है, तो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि ऑक्सीजन, तो दिस इज अ फ्लोराइड, दिस इज फ्लोराइड। और बाकी जैसे अगर मैं बोला H2O तो वो हाइड्राइड है कि ऑक्साइड है, H2O लिखा वाटर, तो वाटर ऑक्साइड है ना, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर मैं बोलता N2O, ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव खाली फ्लोरीन ही है, तो ऑक्सीजन जहां पे भी होगा तो ऑक्साइड बनाएगा, बस ऑक्सीजन जब फ्लोरीन के साथ होगा तो फ्लोरीन कहेगा तुम्हारा पापा हूं मैं, तो कहेगा मैं फ्लोराइड, बराबर है कि नहीं। जहां पे ऑक्सीजन की वैल्यू घट जाती है, एक ही जगह है जो ऑक्सीजन की वैल्यू घटा सकता है, वो ये, जैसे हम लोग की बहुत वैल्यू रहती है, टीचर्स की वैल्यू जहां जाए वहां सम्मान मिलता है, बस एक ही जगह होता है, हाँ मम्मी के सामने, समझ गए हो ना, मतलब कुछ भी कर लो, ठीक है, अगर मौका मिल गया, मम्मी को मौका अगर मिल गया तो वो चप्पल कब रसीद कर देंगे तुम्हारे चेहरे पे तुमको पता नहीं चलेगा, ठीक है। हाँ अब सुनो ध्यान से, बड़ी अच्छी बात कही आपने सर हाँ
कहीं मम्मी हमारा वीडियो ना देख लें। कहता सर हम जाएंगे भेजेंगे। O2F2 जब प्लूटोनियम के साथ रिएक्शन जब करता है तो ये F के साथ रिएक्शन करके PuF6 बना लेता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, PuF6 का। तो क्या मैं बोल सकता हूँ OF2 और O2F2 किस काम में आता है? वो प्लूटोनियम के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है, फ्लोरिनेटिंग एजेंट। क्या बना लेता है, फ्लोरिनेटिंग एजेंट, मतलब फ्लोरीन को निकाल सकता है ये लोग, ठीक है, बस इतना सा ध्यान है। Cl2 O2 के साथ रिएक्शन करके, ये Pu ही लिया है ना, Pu होता क्या है, प्लूटोनियम ही होता है ना, पक्का ना, हाँ। और ये क्लोरीन जब O2 के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, देखो ये ध्यान से सुन लो कि कितने प्रकार के वो ऑक्साइड बना लेता है, कितने प्रकार के क्लोरीन कितने प्रकार के बनाएगा, Cl2O, ClO2, Cl2O6, Cl2O7, ठीक। ब्रोमीन कितना बनाता है, Br2O, BrO2, BrO3, डन। और आयोडीन I2O4, I2O5, I2O7, ये जो प्रोडक्ट होते हैं Br वाले, ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन किसी से खींच सकते हैं क्योंकि तुरंत अपने आप को रिड्यूस करना चाहते हैं ना, क्योंकि Br अपने आप को चाहता है कि Br में रहे, किसमें, Br मतलब जीरो स्टेट में रहे, बराबर है। तो ये थोड़ा सा याद रखना कि इसके ऑक्साइड कौन कौन से बन सकते हैं, क्योंकि अभी इसके ऊपर एक केस बनेगा, बढ़िया, ठीक। हमारे पास नेक्स्ट आ जाते हैं रिएक्टिविटी विथ मेटल। अगर मेटल की बात करें तो Mg जब Br के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, MgBr। Mg अगर Cl के साथ रिएक्शन कर ले तो MgCl, ये तो बनेगा कि नहीं बनेगा। सर आयनिक कैरेक्टर की बात करें तो आयनिक कैरेक्टर किन किन बातों पर डिपेंड करता है सर, MF, MCl, MBr और Mi। सर आयनिक कैरेक्टर क्या होता था बेटा, हमने कहा था ना कि कैटायन बड़ा हो, कैटायन का साइज, ओ सॉरी, क्या, हम कोवेलेंट कैरेक्टर की बात नहीं कर रहे, आयनिक कैरेक्टर के अंदर। आयनिक कैरेक्टर किसके अंदर सबसे ज्यादा होगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। नीचे आने पे आयनिक कैरेक्टर बढ़ता है तो कैटायन बड़ा हो और एनायन क्या हो, छोटा हो, क्योंकि छोटा होगा तभी तो जल्दी से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा उसमें से। तो आयनिक कैरेक्टर MF का सबसे ज्यादा, फिर MCl, फिर MBr, फिर I। तो क्या कोवेलेंट कैरेक्टर में जस्ट उल्टा होता है कि नहीं होता है, या तो चार्ज ज्यादा हो तो कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा, बराबर। तो SnCl2 SnCl4 में किसका चार्ज ज्यादा है, +4 इसका है। PbCl2 PbCl4 में किसका है, Pb, तो जिसका चार्ज ज्यादा उसके अंदर। ये हमने कहां से सिखाया था आपको, कोवेलेंट कैरेक्टर और ये आयनिक कैरेक्टर कहां सिखाया था, लैटिस एनर्जी, फजांस रूल याद है कि नहीं याद है, फजांस रूल याद है कि नहीं। और आयनिक कैरेक्टर के हमने वहां पे बताया था कि आयनिक फजांस रूल क्या बताता है, आयनिक कंपाउंड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर कितना होता है, तो जस्ट उल्टा होता है ना आयनिक का, वो तो है ना। तो अच्छा यहाँ पे एक चीज और होता है कि जो हैलोजन होते हैं, जो हैलोजन होते हैं वो अपने हैलोजन, मतलब जैसे हम हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना सकता है, हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना सकता है, जैसे सोडियम क्लोरीन के साथ बना सकता है, सोडियम उसके साथ ब्रोमीन के साथ भी बना सकता है, NaBr2 बना सकता है, NaCl भी बना सकता है। लेकिन कभी ऐसे देखा कि सोडियम लिथियम के साथ बना ले, LiNa, लीना, नाली, अरे Na और Li, नाली बना सकता है क्या, ठीक है चलो। मान लीजिए मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम क्या नाम, मैग्नीशियम उसके साथ कैल्शियम के साथ बना ले, मक्का बनाता है कभी, क्या सुना है ऐसा, या ऐसे सुना होगा कि इसके साथ बना ले, मान लीजिए जैसे पोटेशियम सीजियम के साथ, कुछ ऐसा होता है क्या, नहीं होता है। जनरली कोई एलिमेंट अपने सेम ग्रुप वालों के साथ नहीं बनाते हैं, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन को छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये सबके साथ रिएक्ट करते हैं। तो क्या फ्लोरीन फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना सकता है, यस, अपने साथ तो बना ही सकता है, लेकिन क्या अपने ग्रुप में बनाता है, हाँ। तो हाइड्रोजन वाली फैमिली जो होती है वो ऐसा होता है कि वो अपने ही ग्रुप में बना लेता है, बड़े ग्रुप अपने से बगल में छोटे वाले को लगा लेते हैं, बड़े ग्रुप अपने बगल में छोटे वाले को लगा लेते हैं। जैसे आपने एग्जांपल बताऊं आपको, जैसे आपने सुना होगा IF7, आयोडीन F7, BrF3, ClF3, ClF5, ये सब सुना है कि नहीं। तो बड़ा छोटे के साथ लगा होगा, तो यहां पे किस तरीके से होगा, XX हो सकता है ClF, ClF3, ClF5, ClF7, ये तो हो सकता है कि नहीं, ClF, ClF3, ClF5 और ClF7, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बराबर है। तो आप बताओ ये छोटा वाला साइज क्या होगा, ये लार्ज साइज होगा, जो बड़ा होगा बड़ा लार्ज साइज होगा, और ये क्या होगा, ये क्या होगा, X3 क्या होगा, छोटा साइज का होगा, ये तो होगा कि नहीं। फॉर एग्जांपल ClF, ClF3, ClF5 और ClF7, डन, इतना समझ में आया कि नहीं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, बात करते हैं किस पे, ये बोला फ्लोरीन एग्जिबिट ओनली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट व्हाइल अदर हैलोजन हैव +1 +3 +5 +7, एक्सप्लेन व्हाई। फ्लोरीन के पास में d ऑर्बिटल नहीं होते हैं और वो सबसे इलेक्ट्रॉन खींचने की हिम्मत रखता है, बराबर है कि नहीं बराबर है, सबसे इलेक्ट्रॉन खींचने की हिम्मत रखता है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि
हम ये बोल सकते हैं कि ये बोल सकते हैं कि फ्लोरीन के पास डी ऑर्बिटल ना होने की वजह से और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने की वजह से ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, बाकी सब अपनी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को वैलेंसी को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, बराबर है। नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ आ जाओ, हमारे पास में क्लोरीन के बारे में बात करनी है, थोड़ी सी बात हमको किसके बारे में करनी है, क्लोरीन के बारे में। ठीक है, एक बार देख लो जरा सा, मैं एक हो गया बेटा। चलो चलो आ जाओ, क्लोरीन के बारे में बात करते हैं, किसकी, क्लोरीन के बारे में। तो क्लोरीन के बारे में व्हाट्सएप चेक कर लीजिए। क्लोरीन के बारे में देखो, क्लोरीन का कलर कैसा होता है, ग्रीनिश येलो। कैसा होता है, ग्रीनिश येलो, ग्रीनिश येलो होता है। और अगर प्रिपरेशन की बात करें तो इसकी हीटिंग, इसका कैसे प्रिपरेशन करते हैं, कैसे प्रिपरेशन करते हैं क्लोरीन के बारे में। तो फ्लोरीन तो है ही नहीं, अगर होता तो फ्लोरीन के बारे में कोई कंपाउंड के बारे में पढ़ लेता। हमको किसके बारे में पढ़ना है, क्लोरीन के बारे में पढ़ना है, क्योंकि फ्लोरीन है ही नहीं। कोई कंपाउंड है क्या फ्लोरीन का, नहीं बनता है। जो बनता था O2F2 बता दिया मैंने। ठीक है, तो प्रिपरेशन की बात करें तो हीटिंग ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड। सर MnO2 को जब किसी एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो वो MnCl2 बनाएगा और Cl2 बनाएगा, H2O निकालेगा। तो क्या दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन, रिएक्शन ऑफ मैंगनीज ऑक्साइड विथ कंसंट्रेटेड एसिड गिव्स क्लोरीन गैस, बराबर। दूसरा, a mixture of NaCl and concentrated H2SO4 is also used for HCl। सर अगर मैं बोलूं कि MnO2 का HCl के साथ रिएक्शन करा सकते हैं, तो क्या MnO2 का मतलब NaCl और H2SO4 के साथ रिएक्शन करते हैं, अरे बना तो एसिड ही देगा ना बाद में। तो ये क्या बन जाएगा, देखो MnCl2 NHSO4 बना दिया, उधर वाटर बना दिया, इधर Cl2 निकल गया। सर KMnO4 का अगर HCl के साथ रिएक्शन करा दे तो भी निकल जाएगा। जब भी मैंगनीज का ऑक्साइड लिया मैंने, मैंगनीज का ऑक्साइड लिया, तो मैंगनीज का ऑक्साइड किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन करके, किसी भी एसिड का बेसिकली क्या HCl के साथ रिएक्शन करके क्या क्लोरीन गैस बनाएगा कि नहीं। किसी भी एसिड में कैसे कर सकता है, किसी भी एसिड में H2SO4 ले लोगे तो कहां से निकालोगे, HCl होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो व्हेन मैंगनीज ऑक्साइड या सॉल्ट ऑफ मैग्नीशियम रिएक्ट विद HCl, वो भी कैसा HCl, कंसंट्रेटेड HCl, इट गिव्स क्लोरीन गैस। डन, इतना बात समझ में आ गया मुझे। नेक्स्ट आ जाता है बेटा, क्या इसकी मैन्युफैक्चर मेथड, एक प्रोसेस बोलते हैं डेक्कन प्रोसेस। क्या बोलते हैं, ढक्कन प्रोसेस नहीं, डेक्कन प्रोसेस। हाँ, तुम लोग ढक्कन प्रोसेस को बोलते हो ना कि ढक्कन प्रोसेस है। तो डेक्कन प्रोसेस क्या होता है, ऑक्साइड ऑफ HCl गैस बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ CuCl2 कैटलिसाइड 17। तो ये हमारे पास डेक्कन प्रोसेस होता है, CuCl2 से प्रेजेंस में हम लोग क्या बनाते हैं, क्लोरीन गैस बनाते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा एनसीईआरटी में लिख रखा है, इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। और कौन सा प्रोसेस है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन मतलब समझ लो, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लेंगे तो वहां पे क्लोरीन गैस कहां पे बनता है, एनोड के ऊपर बनता है। थोड़ी थोड़ी बातें कर रहा हूं ना, क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ऐसा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारे एनसीईआरटी में जो दे रखा है उसको लिखते जाओ, पढ़ते जाओ, सुनते जाओ। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, नेक्स्ट हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज। सर पंजेंट और सफोकेटिंग ऑर्डर, इसका जो स्मेल होता है वो कैसा होता है, पंजेंट होता है, चुभने वाला। और अगर क्लोरीन गैस इस रूम में, कभी कभी आप देखा होगा कि बैटरी कभी चार्ज करवाई है, बैटरी कभी चार्ज करवाई है आप लोगों ने,
बैटरी कभी चार्ज करवाई? तो जहां पे बैटरी चार्ज होती थी जिस रूम में, जब पुराने टाइम पे जब लाइट जब गांव में नहीं होती थी, तो जब बैटरी चार्ज कराने थे तो बैटरी के अंदर HCl वगैरह डाले रहते हैं ना, HCl वगैरह डाले रहते हैं। तो वहां जब जाओ तो जहां बैटरी या जहां पे तेजाब निकलता है, देखा ना तेजाब वगैरह निकलता है, तो वहां पे देख लो हमारा सांस लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़ा सफोकेटिंग टाइप का लगता है और चुभता भी है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी? पंजेंट सफोकेटिंग ऑर्डर। और क्लोरीन रिएक्ट विद मेटल एंड नॉन मेटल टू फॉर्म क्लोरीन। ये बात मैंने आपको सिखा रखा है कि एल्युमिनियम Cl के साथ रिएक्शन करेगा तो AlCl2, Mn करेगा तो Na करेगा, NaCl2, Fe करेगा, FeCl2, PR कह रहा हूँ, P4 मतलब फास्फोरस, तो क्या बनाएगा बेटा? PCl3, एसिड तो क्या बनाएगा? H2Cl2 बना सकता है कि नहीं बना सकता है? और कैसा हो सकता है सर? इसका क्लोरीन का तो NaOH के साथ भी रिएक्शन करा सकते हैं ना, याद है कि नहीं है? हमने H2 और Cl2 का रिएक्शन करा HCl, H2SCl2 के साथ HCl प्लस सल्फर। और अगर मैं बोलूं कि किसी ये कोई हाइड्रोकार्बन है उसका कराओगे तो क्या करेगा? कार्बन निकल जाएगा, HCl बन जाएगा। बात बराबर है कि नहीं बराबर है? रिएक्शन विद अमोनिया, अगर अमोनिया, ये सब रिएक्शन पढ़ा रखा है। अमोनिया का जब Cl2 के साथ जब ये एक्सेस में होगा तो NH4Cl, और अगर ये एक्सेस होगा तो NCl3, ये बनेगा कि नहीं बनेगा? बराबर है। ये सब रिएक्शंस पढ़ रखे हैं कि नहीं पढ़ रखे हम लोगों ने? अमोनिया वाले चैप्टर्स में ही पढ़ रखा था इस रिएक्शंस को। अगर मैं नेक्स्ट इसकी बात करूं बेटा, तो नेक्स्ट देखिए रिएक्शन विद NaOH, याद है? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के बारे में थोड़ा बहुत याद है? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन याद है? डिस्प्रोपोर्शनेशन सर, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन NaOH जब Cl2 के साथ रिएक्शन किया था तो NaCl प्लस में NaClO3 और वाटर बना था, और NaOH के साथ जब रिएक्शन किया था Cl2 तो NaCl और NaOCl और H2O बना था, NaOCl और H2O बना था। सर रिएक्शन विद CaOH का होल ट्वाइस स्लैग लाइम के साथ हम बात करें, या अरे मैं याद करो ना, क्लोरीन का NaOH के साथ रिएक्शन कराया था कोल्ड मीडियम में, याद है? एक हॉट मीडियम में कराया था, रिडॉक्स में पढ़ाया था ये, मैंने कहा था ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, इसको याद रखना। तो व्हेन क्लोरीन रिएक्ट विथ NaOH इन कोल्ड मीडियम, तो किसमें कन्वर्ट होता है? NaCl, तो इसमें क्या होगा? -1, और इसमें क्या होगा? ये +5, ये हॉट मीडियम में, और ये किसमें है बेटा? +1 और ये -1। और यहाँ पे Cl2 किस मीडियम में था? 0, यहाँ पे भी 0, तो क्या 0 से ये ऑक्सीडाइज भी हुआ, रिड्यूस हुआ, तो क्या डिस्प्रोपोर्शनेशन हो गया? ये भी ऑक्सीडाइज जो रिड्यूस हुआ तो क्या हुआ? डिस्प्रोपोर्शनेशन हो गया कि नहीं हो गया? बात बराबर है कि नहीं बराबर? सर मैं इसकी बात करूं रिएक्शन विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अब इसी Cl2 का जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो एक कंपाउंड बनता है CaOCl2, और CaCl2 और H2O बनता है। अच्छा, CaOCl2, CaCl2 और H2O, क्या CaOCl2 जो होता है ये एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होता है किसका? ब्लीचिंग पाउडर का। यस सर, दिस इज द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स ऑफ ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। इसमें सवाल पूछ लेता है कि CaOCl2 कैसे बना होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? तो कैल्शियम के साथ एक जगह पे क्या लगा होता है बेटा? कैल्शियम ऐसे लगा होता है, कैल्शियम की जगह पे एक साथ पे OCl लगा होता है और एक क्या लगा होता है? Cl लगा होता है। तो यहाँ पे Cl +1 में होगा, यहाँ पे Cl -1 में होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन -2 में है। ये होता है एक्टिव इंग्रेडिएंट्स ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ठीक, तो ये CaCl2 हो गया, H2O। तो पूछता है कि बताइए एक्टिव इंग्रेडिएंट्स तो बता दिए, आप ये बता सकते हैं क्या कि व्हाट इज द एक्चुअल फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर? व्हाट इज द एक्चुअल फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर? तो कंपोजिशन की बात करें तो सबसे पहले CaOCl2 डॉट CaCl2 और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस में 2 मोल ऑफ वाटर मिल करके ही बनाते हैं ब्लीचिंग पाउडर। बराबर है? तो अगर ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला इनसाइड में लिख रखा है, अगर लिख रखा है तो ठीक है, नहीं लिख रखा है तो आप इसको ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक, तो ये हमको ब्लीचिंग पाउडर। अच्छा, ब्लीचिंग पाउडर क्या करता है बेटा? ब्लीचिंग पाउडर क्या करता है? कलर को कलरलेस बनाता है। ब्लीचिंग पाउडर क्या करता है? कलर को कलरलेस बनाता है। मैं थोड़ी बातें और बता दूं ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। कौन कौन सा ब्लीचिंग पाउडर होता है जो कलर को मतलब जो ऑक्सीडेशन मेथड से करता है? ब्लीचिंग पाउडर एक हो गया, और ब्लीचिंग पाउडर में बेसिकली एक क्लोरीन भी होता है, और कौन होता है? ओजोन भी होता है। ओजोन भी होता है कि नहीं होता है? ये सब क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन मेथड से ब्लीचिंग करते हैं। ब्लीचिंग का मतलब क्या है? ये कपड़ा अगर मान लीजिए हमारा ब्लू है तो ब्लू को है नहीं, ब्लू ब्लैक है, मैं बता रहा हूं। तो मान लीजिए ब्लू है तो ब्लू को वो क्या करेगा? कलरलेस कर देगा। कलरलेस का मतलब वो व्हाइट हो जाएगा। व्हाइट कलरलेस, कि व्हाइट का भी कोई कलर होता है तो व्हाइट कर देगा। बात है कि नहीं है? ठीक, तो ब्लीचिंग तो ये होता है परमानेंट मेथड, और ये कैसा? ऑक्सीडेशन मेथड से। एक होता है रिडक्शन मेथड से, SO3 कराता है। कौन कराता है? SO3 रिडक्शन मेथड से। तो रिडक्शन मेथड से क्या होता है कि थोड़ी देर के लिए कलर चला जाएगा फिर वापस कलर आ जाएगा। ठीक, और वो होता है रिडक्शन मेथड से। तो ऑक्सीडेशन मेथड से होता क्या होगा ये भी देख लो जरा। सर बेसिकली देखा जाए तो क्लोरीन अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्शन करता है तो सब क्या करता है? अच्छा, क्लोरीन का जब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्शन कराया था, याद करो सब, मतलब जब CH4 का Cl2 के साथ रिएक्शन कराया था तो CHCl3 CHCl4 ये सब बना था। क्या वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का पार्ट नहीं था? था कि नहीं था? और जब क्लोरीन को हमने किसी हाइड्रोकार्बन को ऐड किया था, हमने बोला था कि याद करिए, हमने कहा था कि एल्कीन है और एल्कीन के अंदर Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ H2O, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 या Br2, याद आ रहा है कि नहीं? तो क्या वहां पे एडिशन रिएक्शन नहीं हुआ था? तो हमारे पास क्या बनेगा? यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चल सकता है, यहाँ पे एडिशन रिएक्शन। अच्छा,
क्लोरीन अगर वाटर के अंदर रख दिया जाए, क्लोरीन अगर वाटर के अंदर रख दिया जाए तो वो क्या करता है, ऑन स्टैंडिंग बहुत देर तक अगर रुका रहेगा तो वो लूजेस इट्स येलो कलर, जो येलो कलर का होता है वो कलर को मतलब हट जाएगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो HCl में कन्वर्ट हो जाता है और HOCl में कन्वर्ट हो जाता है। और आफ्टर सम टाइम HOCl किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, HCl, और फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन में। तो याद है ना, पानी जो हमारे पास सप्लाई आती है ना, पानी की सप्लाई जब आती है तो वहां पे एक स्मेल आती रहती है, तो क्या कहते हैं, क्लोरीन की स्मेल आ रही है। किसकी आ रही है, तो ये बात समझ में आ रहा है क्यों क्लोरीन की स्मेल आ रही है। वहां पे क्या करते हैं, क्लोरीन डाल देते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वो कीड़े मकोड़ों को मार भी देता है ना। यहां देख लेते हैं बेटा, हमारे पास में FeSO4 H2SO4 है, वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, FeSO4 का होल थ्राइस HCl, Na2SO3 Cl2 के साथ रिएक्शन करके Na2SO4। अरे भैया जो भी होगा ना H2SO4 HCl बना देगा। यहाँ पे जितने भी एसिड लोगे, वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे, क्लोरीन लोगे, रिएक्शन कराओगे, ये क्या बना देगा, एसिड का फॉर्मेशन कर देगा, HCl HCl HCl। डन, मतलब ये बात समझ में आ गई होगी आपको। कहाँ पे, कहाँ, FeSO4, अच्छा Cl2। ये सारे एनसीईआरटी के रिएक्शंस हैं, एक बार देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। फिर देखते हैं, देखो जो मैंने अभी बोला, Cl2H2 के साथ रिएक्शन करेगा तो HOCl बनेगा, और क्या बनेगा, HCl, और क्या बनेगा, ये HCl थोड़ी देर बाद, ये HOCl जो है फिर वापस में थोड़ी देर बाद किसमें टूट जाएगा, HCl और O में। तो क्या ये O जो है ये नेसेंट ऑक्सीजन, नवजात है कि नहीं है, मतलब अकेला ऑक्सीजन है, और ये नवजात जो होता है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, मतलब ऑक्सीजन वर्क एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, बराबर। और इधर देखो पूछा, एक क्वेश्चन पूछा हुआ इंटेक्स दे रखा है कि राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ Cl2 विद हॉट एंड कंसंट्रेटेड NaOH, इट्स रिएक्शन इज। अब हॉट एंड कंसंट्रेटेड है तो इसका मतलब NaClO3 बनेगा, और क्या बनेगा, NaCl। तो Cl2 NaOH के साथ जब रिएक्शन करेगा तो NaCl बनेगा और NaClO3 बनेगा, इसका +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा और इसका -1। इट इज अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, अभी थोड़ी देर बाद पहले पढ़ के आए। तो इट इज अ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, तो क्या होगा बेटा, तो इसका मतलब है -1 और +5 में होगा, -1 और +5 में होगा, बात बराबर है। तो ये हो गया हमारे पास में रिएक्शन, डन। ये हमारे पास क्वेश्चन भी हो गया। इसके बाद में भी थोड़ी बहुत बातें हैं अभी हमारे पास में, थोड़ी बहुत बातें कौन सी हैं सर, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब HCl के बारे में बात कर लीजिए सर, HCl बनाया कैसे आता है, जैसे HNO3 पढ़ लिया हमने, H2SO4 पढ़ लिया है, H2SO4 पढ़ लिया कि नहीं पढ़ा है, और HNO3 भी पढ़ लिया है, तो क्या मेरा मन नहीं कर रहा कि HCl भी पढ़ लिया जाए, HCl का प्रिपरेशन भी पढ़ लिया जाए। सर कभी भी एक NaCl एक सॉल्ट है, H2SO4 के साथ रिएक्शन कराओगे लेस देन 150 डिग्री सेल्सियस पे HCl और NHSO4 बन जाएगा। क्यों, क्योंकि ये H+ इसको दे देगा, एसिड है ना H2SO4, स्ट्रॉन्ग एसिड पड़ेगा, तो ये H+ इसको देगा तो Cl बना लेगा, ये Na जाकर के इसको सॉल्ट बनाने की कोशिश करेगा, बराबर है कि नहीं। सर NHSO4 फिर NaCl के साथ जब रिएक्शन करेगा तो इसके पास फिर एक H है, फिर एक H है, तो फिर एक H दे देगा तो क्या Na2SO4 बना लेगा और फिर HCl बना लेगा, बराबर है। सर इसकी बात करें कि प्रॉपर्टीज क्या होगी, ये कलरलेस होगा, पंजेंट स्मेल होगा, एक्सट्रीमली सॉल्युबल, भैया तेजाब को पानी में डालो बहुत तेज से डिजॉल्व होता है, और कोई भी चीज होगा तो उसको भी डिजॉल्व कर लेगा। तो सर कलरलेस, पंजेंट स्मेल, एक्सट्रीमली सॉल्युबल इन H2O। और मैं आपसे एक बात बोलूं कि HCl जब H2O के साथ रिएक्शन करेगा तो ये क्या करेगा, H+ इसको दे देगा तो हाइड्रोनियम आयन बना लेगा, Cl- बना लेगा, बराबर है कि नहीं बराबर है। किसी का भी तुम रिएक्शन करा दोगे किसी भी एसिड का H2O के साथ में तो H+ देगा, तो वाटर ही तो H+ को ऐड कर लेगा कि नहीं कर लेगा अपने अंदर। तो यहाँ पे अगर हम बात करें हमारे पास, अच्छा रिएक्शन विद अमोनिया विद HCl, अमोनिया के साथ कराओगे तो NH3 है हमारे पास में, ये फिर H+ दे देगा तो NH4+ बन जाएगा, ठीक बनेगा, बराबर है कि नहीं। सर अगर एक्वारेजिया जानते हो क्या होता है, एक्वारेजिया, एक्वारेजिया का मैंने आपसे बोला था उस दिन, हमने कहा था एक्वारेजिया में पढ़ाऊंगा जब आएगा HCl तब। जब कोई नॉबल गैस, नॉबल एलिमेंट होता है जैसे AU एंड PT, AU एंड PT, तो AU और PT एक ऐसा मेटल है जो किसी भी एसिड और बेस के अंदर रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन हम एक कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, क्या कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, कॉम्बिनेशन बना लेते हैं 3 मोल ऑफ HCl ले लीजिए, 1 मोल ऑफ HNO3 ले लीजिए, और इस कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, एक्वारेजिया बोलते हैं, एक्वारेजिया, ठीक है। ये डिसॉल्व कर देता है किसको, AU और P2 को। जैसे एक बात होता है ना कि जैसे मान लीजिए कोई एक लड़का बहुत ताकतवर है, जैसे मान लीजिए जैसे अफाक भाई हैं हमारे बहुत ताकतवर है, अब मान लीजिए पिंटू को चांद को लड़ना है, ठीक, दोनों लोग को लड़ना है अफाक से, तो अफाक से जीत पाएंगे नहीं, अगर अकेले पिंटू गए तो पिंटू को तो मार गिरा देंगे वो। तो होता क्या है, तब स्ट्रेटजी बनाई जाती, स्ट्रेटजी बनाई जाती कि मारेंगे दो ही लोग मिल करके, मारेंगे दो ही लोग मिल करके अफाक को, लेकिन जुगाड़ से। तो बोलेंगे कैसे मारेंगे, तो बोलेंगे जब हम, पिंटू बोलेंगे क्या कि जब हम मारेंगे तो तुम उनका दोनों हाथ पकड़ना, तुम उनका दोनों हाथ पकड़ लेना। तो पिंटू गए खाली 2 हाथ पकड़ लिए, पीछे से चांद आए, ठीक, फिर जब ये हाथ छुड़ा करके पिंटू को मारने चले तब तक चांद पीछे से पकड़ लिए, तो फिर इधर पिंटू भी मार लिए,
ठीक, तो क्या दोनों लोग मिलकर के पीट सकते हैं कि नहीं पीट सकते हैं? तो जुगाड़ से मारा जा सकता है। तो जब AU और P2 को, हाँ इतनी देर इंटरेस्ट नहीं आ रहा था क्लास में, अब मजा आया, हाँ अब सर एक बार और सर ऐसा कुछ हो जाए। ठीक, जैसे मैंने, हमें एक लोग को मारना था, मुझे बहुत उनसे बहुत खुन्नस थी, हाँ तो अब उनसे बहुत खुन्नस थी, मुझे मारना था। अब वो साइकिल से अब वो जो है बहुत ताकतवर था, मतलब वो आदमी था, हम लोग बच्चे थे। अब मुझे उसको मारना था, मैं बड़ी कोशिश में था कि इसको कैसे मारूं। ठीक है, वो मतलब कई बार उससे हमसे झगड़ा हो चुका था। तो मैं क्या किया, इतना डंडा लेके आया, बढ़िया एकदम जो लाठी टाइप का घर में नहीं रखा होता, वो लेके आया। और वो साइकिल से जा रहा था, और मैं जानता था डेली साइकिल से आता है सुबह सुबह वो। ठीक, तो मैं सोचा इससे अगर लड़ूंगा, और ठंडियों में मारा था मैंने, हमने कहा इससे अगर लड़ूंगा तो ये कुछ नहीं करेगा, खाली ऐसे पकड़ उठा लेगा, तो मैं ऐसे पकड़े रहेगा मुझे, तो मैं ऐसे ऐसे करता रहूंगा खाली, और कुछ कर नहीं पाऊंगा इसका, मतलब कहते हैं ना जंगली शरीर जिसकी होती है वैसे जंगल के पास रहता भी था वो। तो मैं क्या किया, वो साइकिल चला रहा था, मैं चुपचाप खड़ा था, डंडा निकाला, और कम से कम 10 डंडा वो साइकिल पे ऐसे हाथ पकड़े खड़ा था, अब 10 डंडा उसके हाथ पे मार दिया मैंने। मतलब वो साइकिल से उतरे जब तक, तब तक 10 डंडा उसके हाथ में मार दिया मैंने। तो अब जब उसके 10 डंडा ठंडियों में उसके हाथ पे मार दोगे तो हाथ का क्या होगा, ऐसे ही तो होगा। अब वो पैर से कितना मारेगा, लो है उतनी देर में बस पीछे से शुरू हो गया मारना, फिर डंडा पीछे चलना शुरू हो गया, तो जीत गए थे। नहीं तो ऐसे पकड़ लेते ना तो हम 2 लोग गए थे, एक हमारे चच्चा थे वो गए थे। अगर 2 लोग चच्चा को भी लेके गया था लड़ाई करने के लिए। अगर 2 लोग होते तो क्या होता है, एक को ऐसे पकड़ता, एक को ऐसे पकड़ता, बोलता चलो बैठो साइकिल पे, वो साइकिल ऐसे पकड़ लेता हैंडल, और वो चला जाता, हम लोग को इतना ताकतवर था। ठीक, तो यही होता है। एक्वारेजिया के साथ क्या किया, 3 मोल ऑफ HCl। इसमें जानते क्या किया, इसमें किया क्या कि 3 मोल ऑफ HCl और 1 मोल ऑफ HNO3 जो एक्वारेजिया बना, तो इसमें क्या किया कि एक इसके अंदर क्या किया, ये जो HCl है ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर रहा था, और HNO3 क्या कर रहा था, ऑक्सीडाइज कर रहा था। तो देखो ना, AuH प्लस HNO3 Cl- ही तो बना होगा कि नहीं। ये AuH प्लस निकाल करके AuCl4 बना लिया, कॉम्प्लेक्स बना लिया, और HNO3 NO में चला गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके से बिहेव कर दिया। तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग एजेंट बराबर है। तो ये हमारे पास में रिएक्शंस है। नेक्स्ट, HCl डिकम्पोजेस सॉल्ट ऑफ वीकर एसिड। अब वीकर एसिड के सॉल्ट को ये डिकम्पोज कर देगा, हाँ बिल्कुल कर देगा, HCl है ना, तो अब ये H प्लस दे देगा तो Na यहां से निकल जाएगा, तो ये क्या करेगा, Na प्लस Cl माइनस बना लेगा, बनाएगा कि नहीं बनाएगा। सर ये भी यहां पे भी HCl है तो यहां पे भी निकाल देगा, यहां पे भी HCl है तो यहां भी निकाल सकता है। तो जब भैया जो स्ट्रांग होता है वही तो H प्लस देता है, तो वीक सॉल्ट को तो डिकम्पोज कर ही सकता है, बराबर है। नेक्स्ट आओ, अब देखो मैं आपसे बोला था ना कि कौन कौन सा एसिड पाया जाएगा। सर ऑक्सी एसिड किसके किसके पाए जाते हैं, सर ऑक्सी एसिड फ्लोरीन के भी पाए जाएंगे, और क्लोरीन के भी पाए जाएंगे, और ब्रोमीन के भी पाए जाएंगे। लेकिन हमने बोला था ना फ्लोरीन का तो खाली एक ही पाया जाता है, कौन सा, HOF। कौन सा पाया जाता है, HOF। लेकिन क्लोरीन का HOCl, HClO2, HClO3 और HClO4 चारों पाया जाता है कि नहीं। इसको क्या बोलते हैं, हाइपोक्लोरस, इसको क्लोरस, इसको क्लोरिक और इसको परक्लोरिक है। लेकिन अच्छा HOBr, जब HOF पाया जाता है तो HOCl भी पाया जाएगा, HOBr भी पाया जाएगा और HOI भी पाया जाएगा। लेकिन ब्रोमीन और आयोडीन में HBRO2 और HBRO3 नहीं, HiO2 नहीं पाया जाता है। इसके अंदर क्या पाएगा, HBRO3, HBRO4, इसके अंदर HiO3, HiO4। इसी को क्या बोलते हैं, पर आयोडिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको। तो क्या ये सबसे ज्यादा यूज होता है कि नहीं होता है हमारे पास, ये भी ज्यादा यूज होता है आयोडिक एसिड, और ये सब यूज होते हैं HOCl, HClO2, HClO3 और HClO4, बाकी तो यूज नहीं होते ना। तो हमारे पास ये हो गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, हमारे पास नेक्स्ट ये ऑक्सी एसिड समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया, तो ऑक्सी एसिड समझ में आना चाहिए बस, ठीक। नेक्स्ट, इंटर हेलोजन कंपाउंड। अभी अभी बताया था ना, जब आपस के हेलोजन से ही कंबाइन हो जाए, जैसे मैंने बोला XX बन गया, XX, XX3, XX5, XF7, जैसे CLF, CLF3, CLF5, CLF7। तो पहले वाला Cl है ना, और पीछे वाला F, तो आगे वाला बड़ा होगा, पीछे वाला छोटा। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमेशा साइड में होता है ना, सेंट्रल में तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जैसे H2O, ठीक। मतलब और सबकी बात करें हम लोग, ठीक है। तो यहां पे हम लोग प्रिपरेशन की बात करें। अच्छा प्रिपरेशन कैसे क्या होगा, जैसे XX का एग्जांपल CLF, BRF, BRCl, IF, ICl, IBR, XX3, CLF3, BRF3, IF3, ISCl3, XF5, IF5, BRF5, CLF5, XX7, IF7, बराबर है, पक्का। अब अगर मैं बात करूं यहां पे प्रिपरेशन, Cl2 अब F2 के साथ रिएक्शन करेगा तो 2 CLF बनेगा, Cl2 जब F2 के साथ रिएक्शन करेगा तो CLF3 बनता है। कब कौन ज्यादा होगा, सर जब दोनों इक्वल वॉल्यूम पे होगा तो इक्वल इक्वल बनेगा, जब फ्लोरीन ज्यादा होगा तो CLF3 बन जाएगा, और ज्यादा कर दोगे तो CLF5 बन सकता है कि नहीं बन सकता है। तो I2 और Cl अगर इक्विमोलर है तो 2 मोल FeCl, I2 और Cl2 अगर एक्सेस है तो ICl3, ऐसे तो बनता जाएगा कि नहीं, बराबर। तो क्या ये इंटर हैलोजन कंपाउंड समझ में आया। इंटर हैलोजन कंपाउंड क्या होता है, जब एक हैलोजन अपने ही दूसरे हैलोजन के साथ कंबाइन हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, इंटर हैलोजन कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इंटर हैलोजन कंपाउंड। अगर नेक्स्ट में बात करूं हाइड्रोलिसिस ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड, हाइड्रोलिसिस, तो यहां पे ये जो है
मान लीजिए यहाँ पे जो जो ये छोटा साइज वाला है या ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला, वो क्या बनेगा, H प्लस लेकर के HX बना लेगा, H प्लस को तो वही एक्सेप्ट करेगा ना, और ये क्या बनेगा, HOX। यहाँ पे अब यहाँ पे देखो ना कि मतलब 3 हाइड्रोजन लगे होंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +3, और इसका कितना होगा, +1, और इसका कितना होगा, +5, और इसका कितना होगा, +7। और जनरली हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस क्या होते हैं, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन क्या होते हैं, नॉन रिडॉक्स होते हैं, मतलब कोई इनके अंदर ऑक्सीडेशन रिएक्शन तो नहीं होता है। तो अगर X +7 में है तो क्या यहाँ पे HXO4 4 दूनी 8 में से जाएगा, +7 रहेगा कि नहीं। तो अगर ये +7 है तो इसने -1 तो क्रिएट किया ही होगा ना, तो ये कितना है देखो HX में है कि नहीं है। तो हाइड्रोलिसिस यही होता है कि मान लीजिए अगर आपसे बोल दे कि ClF3 है, क्या है, ClF3 है, तो इसका मतलब एक तो HF बन जाएगा और बाद में क्या बन जाएगा, HClO2 बन जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +3, और यहाँ पे भी कितना है, +3, और यहाँ पे कितना है, -1। डन, समझे कि नहीं समझे। तो ये है हमारे पास में इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड। वो बात इसके अंदर पूरा समझ में आया कि नहीं समझ में आया। तो चलो, अगर ये पूरा समझ में आ गया तो ये हमारे पास में हाइड्रोजन पूरा खत्म हो चुका है और ये हाइड्रोजन चैप्टर पूरा समाप्त हो चुका है। आप लोग एनसीईआरटी उठाइएगा, जब पढ़ना हो इसको फिर से एक बार पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चंस कर लीजिएगा इसके, ठीक है। और एक बात मैं बता दूं कि आपका अभी ग्रुप 18 में इसके बाद कंटिन्यू करने जा रहा हूं, तो फिर इसको खत्म करके फिर कंटिन्यू करूंगा ग्रुप 18, ठीक है। तो चलिए, तो ग्रुप 17 की सभा समाप्त।